हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर जेई। और कैसे हो आप सब लोग यार। तो यार पिछली वीडियो में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की रही थी उसमें हमने गॉसेस लॉ कवर कर लिया था और ऑलमोस्ट पूरा गॉसेस लॉ का कॉन्सेप्ट जो था वो कंप्लीट करके हमने समझ लिया था। तो यार अब क्या करना है, हमने उसमें भी कुछ क्वेश्चंस करे थे लेकिन इसमें भी हम और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और बिल्ड हो जाए कॉन्सेप्ट के प्रति, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत फेवरेट है एनडीए के लिए। चाहे जेई एडवांस हो चाहे जेई मेन हो, जो गॉसेस लॉ है वो बहुत फेवरेट है, बहुत फेवरेट। कुछ कुछ चीजें बहुत प्यारी होती हैं एनडीए को, तो उनमें से ये टॉपिक जो है वो आता है। तो अब हम क्या करेंगे, फटाफट से इसके क्वेश्चंस करेंगे। 5-6 क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन करेंगे फिर वीडियो का समापन करेंगे। चलिए फटाफट पहला क्वेश्चन एकदम इजी तरीके से शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं, चलो हेडिंग डाल लो, न्यूमेरिकल्स ऑन गॉसेस लॉ। न्यूमेरिकल्स ऑन गॉसेस लॉ। तो पहला सवाल आपके व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर, आपकी फोन की स्क्रीन पर, आपकी लैपटॉप की स्क्रीन पर वो है, वो ये है कि यार मान लो कि आपका क्यूब है, या मैं बना देता हूं, आपका क्यूब है विद साइड लेंथ L और इसके अंदर चार्ज जो है वो है Q। ठीक, इसके अंदर चार्ज जो है वो है Q। इसी के साथ साथ मैंने फ्लक्स भी दे दिया कि भैया फ्लक्स जो है वो है फाई। फिर मैं पूछ रहा हूं व्हाट विल बी द फ्लक्स of a cube with double the side length and half the charge बहुत सुंदर सवाल, आसान सवाल। आप कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर सकते हैं। सवाल समझो क्या है कि एक क्यूब है, उसकी साइड लेंथ L है और उसके अंदर जो है चार्ज Q है। उसके अंदर जो चार्ज है वो Q है, उससे फ्लक्स जो बन रहा है वो बन रहा है फाई। ये तो गिवन इंफॉर्मेशन है। अब मैंने क्या बोला, अब मैंने बोला कि मुझे फ्लक्स बताओ क्यूब का। अब उस क्यूब की साइड लेंथ मैंने क्या कर दी, डबल, और उसमें चार्ज जो था वो कर दिया हाफ। तो अब मुझे बताओ फ्लक्स क्या होगा। अरे देख, अरे नादान बालक, इस बात को सुन, क्या फ्लक्स तेरा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता है? फ्लक्स तेरा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता है? और मैंने बोला था जब तेरे को स्फीयर में समझाया था कि अगर स्फीयर के अंदर चार्ज क्यों रखा है तो किसी भी टाइप का मेरा क्लोज्ड सरफेस हो तो क्या उसमें फ्लक्स मेरा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं होता? पिछली वीडियो जाके देखो एक बार, ठीक है। अब क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस है? क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस है? अरे हाँ ना बोल यार। अरे हाँ सर, सही बोल रहे हो आप, इसमें तो डायमेंशन का कोई लेना देना नहीं। लेकिन लेना देना किसका है? लेना देना चार्ज का है। लेना देना किसका है? लेना देना तो चार्ज का है। तो चार्ज तो हाफ किया है, क्यूब की साइड लेंथ डबल करने का कोई काम नहीं है, चार्ज को हाफ कर दिया। तो क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि जो नया फ्लक्स है वो हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि नया फ्लक्स जो हो गया वो हो गया 5/2 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत सुंदर। चलिए अब दूसरा सवाल लिखते हैं और दूसरा सवाल इससे भी ज्यादा आसान है। और उसमें ये है कि एक क्यूब है जिसमें 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मुझे फ्लक्स बताओ। ठीक है, यही सवाल है जी। हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है विद चार्ज, विद इलेक्ट्रॉन्स, विद 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स। चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन अगर है मेरे पास,
मेरे पास कोई बॉडी है, कोई सरफेस है, कोई क्यूब है, कोई स्फीयर है, कोई भी किसी भी प्रकार का क्लोज सरफेस है, उसमें 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स, कितने 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स, तो मुझे फ्लक्स बताना है। अरे बता सकता है कि नहीं बता सकता? अरे प्यारे, अरे प्यारे, क्या तुझे चार्ज पता चल गया? क्या 200 मिलियन है तो 1 मिलियन में 10 की पावर 6 हुआ कि नहीं हुआ? क्या 1 मिलियन में 10 की पावर 6 हुआ कि नहीं हुआ? और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? क्या 1.6 10 की पावर -19 कूलम। तो क्या ये मेरा टोटल चार्ज हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान से सोच, ध्यान से सोच कि 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले तो नंबर लिखेंगे कि भैया एक चार्ज में तो 1.6 × 10 की पावर -19 है। अगर 200 मिलियन है तो क्या 200 × 10 की पावर 6 होगा कि नहीं होगा? और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू प्यारे तू जानता है क्या? 8.85 10 की पावर 12 ही होती है कि नहीं होती? 12 ही होती है कि नहीं होती? 12 ही होती है कि नहीं होती? नहीं होती भाई, -12 होती है। ठीक है, मैंने अपनी कॉपी में गलत लिख दिया था शायद। ठीक, 8.85 × 10 की पावर -12, तो क्या फ्लक्स की वैल्यू तू निकाल सकता है Q/ε0 करके? तो क्या 200 × 10 की पावर 6 × 1.6 × 10 की पावर -19 डिवाइड बाय 8.85 × 10 की पावर -12, दिस इज माय फ्लक्स, दिस इज माय फ्लक्स, दिस इज माय फ्लक्स। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मजा आ गया, मजा आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। अब करते हैं थोड़ा और तिगड़म सा सवाल। ये तो आसान सवाल करा दी मैंने तुमको, अब तुम्हारे पास आएंगे डिफिकल्ट सवाल। और एक बहुत सुंदर सवाल जो कि लास्ट के है वीडियो में, वो ओलंपियाड का सवाल है। वो है ओलंपियाड का सवाल, नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का। और वो मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि देखो जरूर, लास्ट में बिल्कुल आखिरी सवाल हमारा होगा ओलंपियाड का सवाल, जो कि मैं चाहूंगा कि तुम लोग जरूर देखो। ठीक है, अब देखो सवाल क्या है। थर्ड एग्जांपल। अब हमारा सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग, जो कि शायद जेईई भी पूछ सकता है। और हमारा सवाल है कुछ इस प्रकार का, क्यूब हमको दिया हुआ है, हमको कुछ इस प्रकार का क्यूब दिया हुआ है, और इसके यहां पर चार्ज बिठा दिया गया है, क्यू चार्ज। यहां पर क्यू चार्ज बिठा दिया गया, देखो एच पे, ठीक। अब मुझे बताना है कि भैया इस साइड से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, या कितना फ्लक्स बन रहा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस साइड। अब ये सवाल अगर हम सोचेंगे तो हम क्या सोच सकते हैं? सबसे पहले सिमेट्री सोचा करो, सिमेट्री की सिमेट्री बनानी है। इसकी साइड लेंथ है a, मुझे सिमेट्री बनानी है। मुझे जैसे ही सुंदर दिखेगा, जैसे ही मुझे सुंदरता दिखने लग जाएगी, मेरा मन पिघल जाएगा, मैं सख्त लौंडा नहीं रह पाऊंगा। जैसे ही मेरे को सुंदरता दिख जाएगी तो मुझे यहाँ पर पिघलना ही है, क्योंकि जो व्यक्ति सही जगह पिघलता है वही सही होता है। तो अब इसको सुंदर तो बनाओ, तभी तो पिघलूंगा। इसको सुंदर तो बनाओ प्यारे, इसको बनाओ सुंदर। सुंदर बनाने के लिए क्या करूं? क्या इसको बड़ा क्यूब बना लूं? क्या इसको बहुत बड़ा बन जाएगा, बड़ा क्यूब बना लूं, बड़ा क्यूब बना लूं? अरे बड़ा क्यूब बना लिया तो भाई, बड़ा क्यूब बना लिया। कितना बड़ा क्यूब? इतना बड़ा क्यूब कि ये चार्ज जो है वो सेंटर पे आ जाए। इतना बड़ा क्यूब कि ये जो चार्ज है ये सेंटर पे आ जाए। अभी देखिए एकदम कोने में है। इतना बड़ा क्यूब बना लो कि ये चार्ज सेंटर पे आ जाए, ये चार्ज जो है ये सेंटर पे आ जाए। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अरे ये क्यों हो गया, और मुझे पूछा क्या था कि इससे बताना है, इस नीचे वाले से बताना है। अब अगर ये सेंटर पे है तो क्या हमने पिछले वीडियो में ये सवाल किया था कि इसकी एक साइड से कितना फ्लक्स बनेगा। अगर मेरा चार्ज सेंटर पे है तो इसके नीचे वाले साइड से या एक फेस से कितना फ्लक्स बनेगा? क्या तुझको याद है? क्या उसकी वैल्यू Q/6 ε0 होती है?
क्या इस वाले का आंसर 6/6 Q/6 नॉट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे हाँ ना बोल यार, Q/6 नॉट। क्या Q/6 नॉट? देख करा क्या है, करा क्या है, मुझे क्वेश्चन में दिया था कि ये कोने में मेरा चार्ज बैठा दिया, लेकिन कोना सुंदर नहीं है, मुझे चाहिए सुंदर लोग, सुंदर लोग चाहिए, तो मैंने क्या करा, उसको सेंटर पे बिठा दिया। सेंटर पे कैसे बिठा सकता भाई, इसकी साइड लेंथ a है तो इसकी साइड लेंथ 2a ले लो, एक ऐसा क्यूब ले लो जिसकी साइड लेंथ 2a हो, तो इसका मतलब चार्ज सेंटर पे बैठ जाएगा। चार्ज सेंटर पे बैठ गया तो क्या एक फेस से मुझको फ्लक्स पता है? क्या एक फेस से मुझको फ्लक्स पता है? Q/6 बट दिस इज नॉट द आंसर। ऐसे एक फेस पर क्या इसके ओरिजिनल क्यूब के 4 फेस हैं? ध्यान से सोच, ध्यान से सोच, रुक, ये क्या है? क्या इसके एक फेस पर, ध्यान से देख, इसके एक फेस पर इस क्यूब के कितने फेस हैं? छोटे वाले क्यूब के कितने फेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस बड़े वाले क्यूब के एक फेस पर छोटे क्यूब के कितने फेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो इस हिसाब से इस छोटे वाले क्यूब के इस फेस पर कितने फेस होंगे? क्या 4 होंगे? क्या 4 होंगे? क्या अगर 4 होंगे तो Q/6 नॉट इस पूरे का था, लेकिन इस पूरे का सिर्फ 1/4 ही तो मुझे चाहिए। इस पूरे का आंसर Q/6 है, इस पूरे का आंसर Q/6 है, लेकिन इस पूरे का सिर्फ 1/4 भाग ही तो चाहिए, 1/4 ही तो चाहिए। तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा Q/24 या फिर और सुंदर तरीके से लिखूं तो ये, दिस इज माय आंसर कि भैया Q/6 का 1/4 भाग मुझको चाहिए, 1/4 भाग मुझको चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मजा आ गया। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं, ये भी थोड़ा टफ है, इसलिए दिमाग की बत्ती चालू करके रखना भाई साहब। अब देख एग्जाम्पल नंबर 4, हमको बोला गया है कि यहां पे एक डिस्क रखी है, मेरी डिस्क कम और कॉन्वेक्स लेंस ज्यादा लगता है यार, चलो ठीक है कोई नहीं। ये है R और यहां पे चार्ज रखा है Q और ये है लेंथ A। ठीक, मुझको क्या बताना है कि इस चार्ज की वजह से इस पर कितना फ्लक्स बन रहा होगा। ठीक, इस चार्ज की वजह से इस पर कितना फ्लक्स बन रहा होगा। अब देख सुन इस बात को, ये सवाल जो है ये होगा सॉलिड एंगल से, इस बात को सुन, ये सवाल जो है ये होगा सॉलिड एंगल की मदद से, ये सवाल होगा सॉलिड एंगल की मदद से। अब सॉलिड एंगल की मदद से कैसे होगा? सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट याद कर, हमने क्या किया था, हमने किया था कि अगर 4 पाई सॉलिड एंगल है 4 पाई तो कितना फ्लक्स होता है। यूनिटरी मेथड का सवाल है ये, कुछ मतलब नहीं है, सिंपल यूनिटरी मेथड का सवाल है। बस इतना याद कर कि 4 पाई जब होता था, 4 पाई मतलब 3D में स्फीयर, 3D में स्फीयर 4 पाई सॉलिड एंगल, तो उससे क्या मेरा फ्लक्स Q/ε0 होता था? याद कर, उससे क्या मेरा फ्लक्स Q/ε0 होता था? 4 पाई जब सॉलिड एंगल होता था तो क्या मेरा फ्लक्स Q/ε0 होता था? Q/ε0, हाँ सर मुझे याद है, हाँ सर मुझे याद है। तो सबसे पहले तो इसका सॉलिड एंगल निकालो, इसका प्लेन एंगल मुझे पता है कितना है, अल्फा। मान लिया मैंने कि इसका प्लेन एंगल अल्फा है, इसका प्लेन एंगल अल्फा है। क्या है इसका प्लेन एंगल अल्फा है? बहुत सुंदर, इसका प्लेन एंगल अल्फा है, मतलब कुछ ऐसे है, ये अल्फा है, ये आर है और ये
ए है, यहाँ चार्ज क्यू रखा है, बहुत सुंदर। तो अब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का रिलेशन मैंने तुझे करवाया है सॉलिड एंगल की वीडियो में कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में क्या रिलेशन होता है। तो अब याद कर कि 2 पाई 1 माइनस कॉस एल्फा सॉलिड एंगल के बराबर होता है। 2 पाई 1 माइनस कॉस एल्फा इज द सॉलिड एंगल फॉर दिस डिस्क। 2 पाई 1 माइनस कॉस एल्फा 2 पाई 1 माइनस कॉस एल्फा इज द सॉलिड एंगल फॉर दिस डिस्क। अब कॉस एल्फा लिखना है तो देख कॉस एल्फा कैसा लिखा जाएगा, इसके लिए कॉस एल्फा कैसे लिखा जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। क्या तुझे ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसको देख करके कॉस एल्फा कैसे लिखा जाएगा, क्या बेस दिख रहा है ए, भाई कॉस एल्फा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या बेस दिख रहा है ए कि हाँ भैया बेस ए है। हाइपोटेन्यूज बता, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल यार, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज लिखनी है तो क्या पी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर का उसका रूट, तो क्या रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख दूं। अरे कॉस एल्फा मिल गया, तो सॉलिड एंगल कितना हो गया 1 माइनस ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल यार, दिस इज माय सॉलिड एंगल फॉर दिस डिस्क, दिस इज माय सॉलिड एंगल फॉर दिस डिस्क। अब देख बेटा आगे कैसे होगा, अब आगे कैसे होगा, यूनिटरी मेथड लगाओ। 4 पाई के लिए फ्लक्स जो था वो था q बाय एप्सिलॉन नॉट, सही बात है कि नहीं। तो 1 सॉलिड एंगल के लिए 1 रेडियन के लिए क्या हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 अपॉन 4 पाई, q एप्सिलॉन नॉट अपॉन इनटू 1 अपॉन 4 पाई। 1 रेडियन 1 स्टेरेडियन बोलते हैं सॉलिड एंगल में, कितना होगा इतना। अब मुझे एक बात बता कि 2 पाई 1 माइनस ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का कितना होगा, बस इसका मल्टीप्लाई कर दो, q बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 अपॉन 4 पाई इनटू 2 पाई इनटू 1 माइनस ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड दिस इज माय आंसर। तो फ्लक्स कितना हो गया, पाई से पाई काट दो, 2 से 2 काट दो, क्या q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। दिस इज माय परफेक्ट आंसर, बहुत सुंदर। कोई परेशानी इसमें, एकदम क्लियर है कि नहीं, एक कोई भी परेशानी किसी भी सवाल में आए बेझिझक कमेंट करके पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, बेझिझक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पूछ लेना। एक भी वर्ड समझ नहीं आया हो तो आराम से पूछ लेना, किसी भी सवाल में, चाहे पहला हो, पहले से लेकर के आखिरी तक, किसी भी सवाल में कोई परेशानी हो बेझिझक पूछ लेना, ठीक है। ये समझ में आया, एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलिए बहुत सुंदर। अब अगला भी इसी टाइप का है, ठीक है, अगला भी जो है हमारा इसी टाइप का है। चलिए फिफ्थ सवाल है कि ये एक सिलेंडर बना हुआ है और सिलेंडर के सेंटर पे ऐसे क्यू रखा हुआ है। ये कितना है, ये है r और ये दूरी है l, ठीक है, ये दूरी है l। समझ में आया नहीं है, दो सिलेंडर है, दो सिलेंडर की ऐसे दो डिस्क लगी हुई है, r इसकी रेडियस r है और ये लेंथ है l। क्वेश्चन है फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस of the cylinder। Find flux through curved surface of the cylinder। कर्व्ड सरफेस मतलब केवल कर्व्ड सरफेस से निकालना है। मुझे फ्लक्स पता हो केवल और केवल कर्व्ड सरफेस का, केवल और केवल कर्व्ड सरफेस का। तो क्या मैं कुछ ऐसा पूछ रहा हूं कि यार टोटल में से कुछ कुछ घटा दो तो मुझे केवल कर्व्ड सरफेस का मिल जाएगा, ठीक। क्या अगर मैं पूछ रहा होता टोटल
या मैं बोल रहा होता फाइंड फ्लक्स या फाइंड नेट फ्लक्स या फाइंड टोटल फ्लक्स ऑफ द सिलेंडर, बस तो क्या लिखता फिर मैं टोटल, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कुछ स्पेसिफाई कर रहा है, बोल रहा है कि कर्व्ड सरफेस से ही निकालो, बोल रहा है कि कर्व्ड सरफेस से ही निकालो, तो इसका मतलब दिमाग में कुछ हिंट आ रहा है कि यार कुछ मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, कुछ प्लस माइनस वाला सवाल है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा कि यार टोटल जो इसका आएगा, टोटल में से मैं इन दोनों डिस्क का माइनस कर दूं तो क्या मुझे कर्व्ड सरफेस मिलेगा। ध्यान से सुन, क्या टोटल में से, टोटल मतलब कि भैया कर्व से भी निकल रहा है, डिस्क से भी निकल रहा है, टोटल मतलब कर्व्ड का भी इंक्लूडेड है और डिस्क का भी इंक्लूडेड है फ्लक्स, लेकिन मुझे पूछा जा रहा है केवल और केवल कर्व्ड सरफेस का। अगर केवल और केवल कर्व्ड सरफेस का पूछ रहा है तो मुझे इन डिस्क का माइनस करना पड़ेगा, सिंपल लॉजिक है एकदम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो क्या सबसे पहले टोटल लिखना आना चाहिए कि टोटल फ्लक्स कितना है। क्या टोटल फ्लक्स q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा? क्या टोटल फ्लक्स q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा? एक क्लोज्ड सरफेस है, उसके अंदर चार्ज रखा हुआ है, उसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, ये सेंटर है, सेंटर पे चार्ज रखा है, ठीक है, सेंटर पे चार्ज रखा है, इसका मतलब ये कितनी लेंथ हो गई, क्या L/2 हो गया। बहुत सुंदर, क्या L/2 हो गया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक, तो टोटल फ्लक्स क्या q एप्सिलॉन नॉट हो गया? अरे हाँ ना बोल यार, टोटल फ्लक्स q एप्सिलॉन नॉट। क्या अभी पिछले ही सवाल में हमने डिस्क का निकाला है? क्या अभी पिछले ही सवाल में हमने एक डिस्क का निकाला है? क्या उसी तरीके से हमको ये भी सॉल्व करना है? फिर से अल्फा, फिर से अल्फा। तो पिछले सवाल का डायरेक्ट लिख दूं क्या? फ्लक्स थ्रू डिस्क, फ्लक्स थ्रू डिस्क कितना आया था? क्या q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस, अब इधर देख, इधर a की जगह पे L/2 है, इधर a की जगह पे L/2 है, तो L/2 अपॉन L/2 का या फिर L/4 लिख लो, माइनस r प्लस r² और इसका रूट। ध्यान से देख, ध्यान से देख के सही लिखा है। a की जगह पे L/2 है, सिंपल, a की जगह पे L/2 है, तो a की जगह पे L/2 लिखेंगे तो a ऊपर आया था, a अपॉन रूट ऑफ a² प्लस r², तो यहाँ पे a² पे क्या आ गया, L² अपॉन 4 प्लस r², L² अपॉन 4 प्लस r², बाकी q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो आया ही था, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 अपॉन 4 पाई इनटू 2 पाई से करके q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो आया ही था। अब जो मुझे केवल कर्व्ड सरफेस का मिलेगा, केवल फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस अगर मुझे मिलेगा, कर्व्ड सरफेस, तो कर्व्ड सरफेस तो मिलेगा टोटल फ्लक्स, टोटल माइनस 2 टाइम्स ऑफ फ्लक्स डिस्क। ध्यान से देख, फ्लक्स टोटल माइनस 2 टाइम्स ऑफ डिस्क, तो क्या दो डिस्क है ना, एक ये डिस्क भी है, 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 तो मेरा जो कर्व्ड सरफेस वाला आएगा वो तो आएगा टोटल माइनस 2 टाइम्स ऑफ डिस्क। तो कर्व्ड सरफेस इज टोटल इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 टाइम्स ऑफ डिस्क मतलब कि 2 अपॉन q इनटू 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस L/2 रूट ऑफ L²/4 प्लस r²। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर। क्या 2 2 कैंसिल हो गया, क्या q एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लूं, q एप्सिलॉन नॉट को बाहर लूंगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1 प्लस L/2 अपॉन रूट ऑफ L²/4। केवल सिंपल मैथ कर रहा हूं मैं, जैसे ही इसको बाहर लिया तो यहां का 1 बचा, यहां -1 माइनस माइनस प्लस L/2 अपॉन रूट ऑफ L²/4 प्लस r², 1 1 कैंसिल, क्या q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू L/2 अपॉन रूट ऑफ L²/4 प्लस r² इज माय आंसर। तो ये मेरा फ्लक्स हो गया थ्रू कर्व सरफेस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार सवाल। अब बढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ, जो कि है नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का सवाल, और बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल, मतलब बहुत सुंदर सवाल है। ठीक है, तो इसको जरूर देखें, जरूर देखें, ठीक है, कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, लेकिन बहुत सुंदर सवाल है। Last and final example, last and final question of this video is in front of your screen, जो कि है छठा एग्जाम्पल। और सवाल कुछ ऐसा है कि यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे एक Q2 चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, और कुछ इस तरीके से है।
इस तरीके से कुछ डायग्राम गिवन था और डायग्राम में ये बोला गया था कि हमारा Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है। Q1 चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, ठीक, Q1 चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है और Q2 चार्ज के अंदर जा रही है। इतना तो समझ में आ रहा है। Q1 चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है और Q2 चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रही है। अच्छा, अगर ऐसा है तो अब और क्या ऐड किया गया? ऐड ये किया गया कि जब Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही थी तो अल्फा एंगल पे निकल रही थी। अल्फा एंगल विद हॉरिजॉन्टल, या फिर इसको इस तरीके से देखो तो विद वर्टिकल। और वहीं Q2 में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रही थी तो बीटा एंगल पे आ रही थी, बीटा एंगल पे आ रही थी। समझ में आया सवाल क्या है? मान लो ये मेरा Q1 रखा है, ये मेरा Q2 रखा है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा पे आ रही है और यहां पे जो एंटर कर रही है Q2 पे, वो एंटर कर रही है बीटा एंगल पे, वो एंटर कर रही है बीटा एंगल पे। अब सवाल में पूछा गया था कि मुझे बताना है रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मतलब कि मुझको पूछा जा रहा है Q1 अपॉन Q2 बताना है, मुझको Q1 अपॉन Q2 बताना है, मुझको Q1 अपॉन Q2 बताना है। अब सवाल में अगर हम थोड़ा और दिमाग मारें तो क्या सिर्फ दो ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही जो मैंने बनाई है? सिर्फ दो ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही जो मैंने बनाई है? नहीं, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है भाई। इस एक जगह से ऐसे करके कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होंगी, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकल रही? ऐसे करके कुछ, ऐसे करके कुछ, और इसमें आ रही होंगी तो कुछ ऐसे आ रही होंगी, ऐसे करके कुछ, ठीक। इसमें से ऐसे करके कुछ निकली और इसमें आई तो ऐसे करके कुछ आई। लेकिन एक बात जो सोचनी है वो ये है कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकली वो सारी अल्फा एंगल पर निकली और जितनी भी Q2 में एंटर हुई वो सारी बीटा एंगल पे एंटर हुई। अब इंपॉर्टेंट बात और वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिटिंग फ्रॉम Q1 is equal to electric field lines entering in Q2। अरे हाँ ना बोल यार, अरे बात तो सही बोल रहे हो सर कि भैया जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन Q1 से निकली क्या उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस Q2 में घुस गई। अरे हाँ ना बोल, बिल्कुल सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं कि भैया Q1 से इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली वो उतनी की उतनी ही Q2 में एंटर हो गई। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का काउंट ही फ्लक्स होता है? अरे हाँ ना बोल, अरे सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का काउंट ही फ्लक्स होता है? याद कर पहली वीडियो में जिसमें फ्लक्स पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का काउंट ही फ्लक्स होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं फ्लक्स थ्रू Q1 इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू Q2? हाँ ना बोल यार, अरे हाँ ना बोल यार। अगर ऐसा है तो अब तेरे को प्लेन एंगल दिया है अल्फा और बीटा क्या है तेरे? प्लेन एंगल। तो तुझे इनको सॉलिड एंगल के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। सॉलिड एंगल के अकॉर्डिंग लिखूंगा तो क्या फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई 1 माइनस cos अल्फा, Q1 ले लो, और यहां पे क्या हो जाएगा Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई 1 माइनस cos बीटा। अरे हाँ ना बोल, सही लिखा है कि गलत लिखा है? भाई Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो होता ही होता अगर 4 पाई होता, लेकिन 4 पाई नहीं है। 4 पाई की जगह सॉलिड एंगल कितना है? 2 पाई into 1 minus cos अल्फा। दूसरी चीज से सोच Q2, अगर Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता जब मेरा 4 पाई सॉलिड एंगल होता, लेकिन सॉलिड एंगल 4 पाई नहीं है। सॉलिड एंगल कितना है? 2 पाई into 1 minus cos बीटा। अब ये दोनों फ्लक्स जो है बराबर हैं, एप्सिलॉन नॉट खत्म, 2 पाई खत्म, Q1 अपॉन Q2 जो आएगा वो आ जाएगा 1 माइनस cos बीटा अपॉन 1 माइनस cos अल्फा। डन, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, आसान सवाल था, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, आसान सवाल है किसका? ओलंपियाड का है ये सवाल। ये सवाल जो है ये
फिजिक्स ओलंपियाड का, नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, ठीक है, नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड। तो यार बस इतना ही बताना था आज की वीडियो में। अच्छे खासे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अच्छे लेवल के कर लिए, आसान भी कर लिए, टफ भी कर लिए। तो यार ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए, ऐसे फिजिक्स के लेक्चर्स को देखने के लिए, ऐसे ओलंपियाड, जेईई एडवांस, जेईई मेंस के लेवल के क्वेश्चंस को देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करो याद से। उसके बाद चैनल में जो वीडियो पड़ी है उनको जाकर के एक बार देखो जरूर, वीडियोस को देखो जरूर। इस वीडियो को लाइक करो अगर अच्छी लगी है तो, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच, फैला दो। पूरी इंडिया में सिर्फ यही वीडियो चलती रहनी चाहिए, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में फिर से आएंगे। थैंक यू।